आज का एक नया टॉपिक है। एक कंपोनेंट यूज़ होता है बहुत ज़्यादा रिले के साथ, जिसको हम कॉन्टेक्टर कहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन अ रिले कॉइल इज डिजाइन टू स्विच एंड कंडक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और पावर थ्रू इट्स कॉन्टैक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टेक्टर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम ही होता है, रिले वाला ही होता है। सिर्फ फ़र्क कितना होता है कि रिले के थ्रू हम लार्ज करंट नहीं पास करवा सकते, जबकि कॉन्टेक्टर जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारे पास पास करता है। और रिले के अंदर जो है, अगर हमारे पास एस पी एस टी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर एस पी एस टी रिले है तो उसके अंदर जो है एक ही कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, और अगर एस पी डी टी रिले है तो उसके अंदर ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं। उसके सिंगल पोल डबल थ्रो है तो उसके अंदर फिर जो है दो कॉन्टैक्ट्स होंगे। लेकिन कॉन्टैक्टर्स में जो है मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और सारे के सारे यूजुअली जो होते हैं, हमेशा नहीं, यूजुअली ये कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मली ओपन होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि 3 कॉन्टैक्ट्स हैं और तीनों नॉर्मली ओपन है। इसको रिले इसलिए लिखा गया है कि ये बिल्कुल रिले की तरह ही ऑपरेट करते हैं। वही वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि हम जो है यहाँ पे 120 वोल्ट एसी देते हैं। ठीक है, 120 वोल्ट एसी यहाँ यहाँ इसको देते हैं। और यूजुअली कॉन्टेक्टर्स जो होते हैं, क्योंकि वो लार्ज मोटर्स को रन करने के लिए यूज़ होते हैं, और बड़ी मोटर्स जितनी भी होती हैं वो 3 फेज़ पे चलती हैं या सिंगल फेज़ पे चलती हैं, तो इसलिए उनको अल्टरनेटिंग करंट से हम एनर्जाइज करते हैं। तो ये जो रिले कॉयल है ये एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से जो है एनर्जाइज होता है। उसकी वजह से इसमें फ्लक्स डेवलप होता है, और जो फ्लक्स डेवलप होता है वो ज़ाहिर इंटरैक्ट, वो जो है क्या करता है, ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये मेटेलिक होते हैं या किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपको पता होगा कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ, और ये जो है सब एक एक ही उससे लगे होते हैं, सपोर्ट से, आपस में इंटर मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्टेड होते, मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं। मैकेनिकली कैसे कनेक्टेड होते हैं कि अगर ये कॉन्टैक्ट मूव करेगा तो उसके साथ ये दूसरा और तीसरा तीनों कॉन्टैक्ट्स मूव करेंगे। ठीक है, और इसी की तरह इसके साथ एक ये जो तीसरा कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यूजुअली जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड हालत में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके साथ, जो कि जिनका स्टेटस चेंज हो जाता है जैसे ही हम कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करते हैं या डी एनर्जाइज करते हैं। जब हम कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करते हैं तो ये तीनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जो है करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही दो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, एक नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉर्मली क्लोज्ड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। जो वो दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो दोनों भी अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं, यानी जो नॉर्मली ओपन होता है वो क्लोज हो जाता है, और जो नॉर्मली क्लोज होता है वो ओपन हो जाता है। अब ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये एक तो हमारी हेल्प कर सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बल्ब कनेक्ट कर दें इसके साथ, जो कि हमें इंडिकेशन दे दें कि मोटर जैसे ही स्टार्ट हुई है तो एक फॉर एग्जांपल ग्रीन बल्ब चलना शुरू हो जाए, और मोटर जैसे ही स्टॉप हुई है तो उसके लिए रेड बल्ब हो। तो हम दोनों जो कॉन्टैक्ट्स ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनको लैचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। लैचिंग जो एक सर्किट होता है वो हम अभी पढ़ते हैं इसके बाद कि वो क्या होता है। लैचिंग के लिए ये कॉन्टैक्ट्स भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास तीन जो हैं 3 फेज़ के टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ए बी सी टर्मिनल। इनके साथ जो है 3 कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, और जो फिर उससे आगे जो है 3 ओवरलोड हीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ओवरलोड हीटर्स क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं, और इसके आगे जो है मोटर कनेक्टेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है क्योंकि हम मोटर की स्टार्टिंग चेक करेंगे रिलेस के थ्रू और कॉन्टैक्टर्स के थ्रू, तो आपको ये सर्किट याद होना चाहिए। मतलब उसका ये सिंपल सर्किट जो है वो ये है। तो मोस्ट कॉमन जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, बहुत सारे यूज़र्स हैं वैसे तो कॉन्टैक्टर्स के, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स का है। ठीक है, मोटर कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो है उसका कॉन्टैक्टर का इंटरनल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इस तरह से होता है कि
हमारे पास तीन, आपके पास देखें तीन लाइंस आ रही हैं, L1 L2 L3, और फिर जो है यहाँ पे T1 T2 T3 नज़र आ रहा है। यानी ये जो है हमारे पास L1 हमारे पास पहली लाइन का कॉन्टेक्ट आ रहा है। दरमियान में आपके पास जो गैप आ रहा है वो आपको नॉर्मली ओपन, मैंने बताया जैसे ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, तीनों के साथ नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होते हैं। और जो दूसरी साइड है ये क्या है कि टर्मिनल साइड है, ठीक है। एक साइड से आपकी लाइन इन हो रही है, दूसरी साइड से आउट हो रही है। तो आपने मोटर का कोई भी फेज़ अगर गुजारना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी कोई मोटर आगे लगी हुई है, तो पहले लाइन से आपका टर्मिनल आएगा, वो यहाँ से गुजर के जो है टर्मिनल से निकल के फिर मोटर की तरफ जाएगा। तो ये जो है इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। नीचे जो है आपके मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये तीन जो है मूवेबल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। और ये उसके नीचे आपके प्रेशर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। प्रेशर स्प्रिंग का क्या काम होता है कि आप रिले में भी जैसे हमने देखा था कि जैसे ही रिले जो है एनर्जाइज होती है तो उसका नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट जो होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, और नॉर्मली ओपन जो होता है वो क्लोज्ड हो जाता है। अब जैसे ही हम उसको डी एनर्जाइज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो हट जाता है, लेकिन वो मटेरियल तो वहीं पे रहता है, अपनी जगह पे रहता है। तो उसको वापस जो है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के साथ ला के कनेक्ट करने के लिए एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो उसको इनिशियल पोजीशन में लाता है, ठीक है। आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा होगा, ये जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स में जो है एक रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को वापस अपनी ज़ीरो पोजीशन पे लाता है जब हम उससे करंट हटा देते हैं या सप्लाई उससे हम हटा देते हैं। तो बिल्कुल प्रेशर स्प्रिंग जो है सेम काम यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स में भी करते हैं और बिल्कुल यही काम रिलेज में भी करते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है माउंटिंग होती है, एक इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट होता है। ये इंसुलेटेड इसलिए होता है कि अगर ये इंसुलेटेड ना हो तो ज़ाहिर है एक शॉर्ट सर्किट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से ये इंसुलेटेड होता है कॉन्टैक्ट नीचे वाला। और ये माउंटिंग होती है, इसके ऊपर ये तीनों कॉन्टैक्ट्स प्लेस हुए हुए होते हैं। देन नीचे जो है हमारे पास एक सोलिनॉइड कॉयल होता है, ठीक है। ये आपके पास जो नज़र आ रहा है ये सोलिनॉइड कॉयल है, और इसके नीचे और जो ये कॉयल है उसके साथ ये कॉयल टर्मिनल्स हैं। अब क्या होता है कि कॉयल टर्मिनल्स जो होते हैं वो जैसे ही हम इसको एनर्जाइज करते हैं तो ये जो आपको प्लंजर नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये प्लंजर क्या करता है, ये जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, और जैसे ये ऊपर की तरफ उठता है तो क्या होता है कि ये कनेक्ट हो जाता है इन लाइन टर्मिनल्स के साथ, L1 L2 L, ठीक है, इनके साथ कनेक्ट हो जाता है। और फिर इधर यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और वो स्प्रिंग जो है वापस इसको नीचे ले आता है, ठीक है। मैग्नेटिक शेडिंग कॉइल्स जो हैं, बिल्कुल आपने शेडेड पोल मोटर आपने पढ़ी होगी, ये जो है इसका काम बिल्कुल उसी तरह से होता है कि ये क्या करता है, ये जो है अपने अंदर एडी करंट्स जो इसके अंदर इंड्यूस होते हैं, ये एडी करंट डैम्पिंग आपने पढ़ी होगी, ठीक है। एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है कि आपका जो है तीन टॉर्क्स होते हैं आपके पास, एक डैम्पिंग टॉर्क होता है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, और एक रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है अपनी ज़ीरो पोजीशन से। जब वो डिफ्लेक्ट करता है तो उसको रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए एक जो है डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो वो डैम्पिंग जो आपके पास जो प्रोवाइड करते हैं वो ये मैग्नेट शेडिंग कॉइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका ये काम होता है मैग्नेट शेडिंग कॉइल्स का, कि ये जो है डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेशर स्प्रिंग्स जो है डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक शेडिंग कॉइल्स डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो था कॉन्टेक्टर की बेसिक कंस्ट्रक्शन थी। इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल यही होता है। बाकी जो है कंस्ट्रक्शन इसकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन आपकी इसमें हो सकती हैं। अब ये ऐसा कॉन्टेक्टर है जिसमें आपका लाइन और जो आपकी लाइन इन हो रही है और जो टर्मिनल आउट हो रहा है दोनों एक ही साइड से हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो कॉन्टेक्टर्स यूज़ होते हैं
मोटर्स के लिए जो यूज़ होते हैं, वहाँ पे लाइन एक साइड से आ रही होती है और टर्मिनेट दूसरी साइड से हो रही होती है। काम सेम हो रहा होता है, अंदर चीज़ें सेम, पार्ट्स सेम लगे हुए होते हैं, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी बेसिक कंस्ट्रक्शन यही होती है। तो ये जो थी इसकी कॉन्टेक्टर की कंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स थे, हमने देखे। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं बल्कि फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं लैचिंग के लिए। लैचिंग क्या होता है? When a parallel path for current flow is formed to keep a coil energized after the original path of current flow is interrupted। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा, ये जब हम इसका सर्किट देखेंगे तो आपको फिर उसमें समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, ओवरलोड हीटर्स मोटर के साथ जो कनेक्ट थे सीरीज़ में। तो इसका पर्पस देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये किस लिए यूज़ होते हैं और इनका क्या काम होता है। ठीक है, ओवरलोड, लोड का मतलब होता है करंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम इसको जो है रफ उसमें बात करें तो लोड का मतलब होता है करंट। तो ओवरलोड मतलब ओवर करंट। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए जो है ओवरलोड हीटर्स यूज़ किए जाते हैं। ज़ाहिर है आपका जो कंडक्टर होता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो हो सकता है उसका जो है रेजिस्टेंस कम हो जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस उसका कम हो जाए तो जो है क्या होगा, उससे करंट ज़्यादा गुजरेगा। तो जो है टेम्परेचर और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप हम अगर कहें तो ये ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दे मिमिक द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर टू विच दे आर कनेक्टेड। ठीक है, अब जो मोटर, जिस मोटर के साथ भी ये जो ओवरलोड हीटर्स कनेक्टेड होते हैं उसके ये थर्मल कैरेक्टरिस्टिक को मिमिक करता है। क्या मतलब कि जिस हिसाब से मोटर, फॉर एग्जांपल अगर मोटर का टेम्परेचर जो है 5 सेकंड के अंदर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 सेकंड में अगर मोटर का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ रहा है तो बिल्कुल ये जो ओवरलोड हीटर्स होते हैं इनका भी टेम्परेचर बिल्कुल उसी रेशो से बढ़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ता है तो उसी मतलब मोटर का जो टेम्परेचर होगा वही है ओवरलोड हीटर का टेम्परेचर होगा। और एक और इसकी जो है इसमें एक ये चीज़ याद रखनी है कि ये फ्यूजेस नहीं होता है। फ्यूजेस आपने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में पढ़ा होगा। फ्यूजेस क्या करते हैं, फ्यूजेस भी ओवर करंट प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन वो क्या होता है जब उसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है तो वो जो है ब्लो हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूज़ जो है वो उसको आप रिप्लेस करना पड़ता है, आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ओवरलोड हीटर्स जो होते हैं उसको आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ता। जब ओवरलोड मोटर हो जाती है तो ये क्या होता है, ये जो है खुद ब खुद ट्रिप हो जाता है इसका कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, व्हेन द मोटर हीट्स अप टूवर्ड्स इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर सेम इज़ डन बाय द हीटर। यानी कि मोटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, कि फॉर एग्जांपल मोटर की रेटिंग्स होती हैं ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास मोटर। ठीक है, अब ये जो क्लासेस होती हैं ये इनकी थर्मल टॉलरेंस को बताती है कि इनका टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, जितनी बड़ी मोटर होगी उतनी ज़्यादा वो हीट जनरेट करेगी। तो जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एक मोटर का टेम्परेचर, आप उससे ऊपर उसको हीट नहीं कर सकते। ठीक है, आप 100 तक भी उसको हीट अप नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि जैसे ही, अब ये ओवरलोड हीटर्स क्या करते हैं कि मोटर जो है जैसे ही उस टेम्परेचर तक पहुंचती है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री तक जैसे ही पहुंचने लगती है या उसको अप्रोच कर रही होती है, तो ये जो ओवरलोड हीटर होते हैं ये ट्रिप कर जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिप हो जाते हैं और मोटर को जो है फिर बचा लेते हैं ज़्यादा करंट पास करने से, या मोटर को जो है जलने से ये बचा लेते हैं। तो अब ये देखें, यही है, इफ़ द ओवरलोड कॉन्टैक्ट ट्रिप्स ड्यू टू excessive heater temperature, it indicates that the real motor is about to reach its critical temperature. ठीक है, the heaters are then allowed to cool down at the same rate as the real motor। यानी जो आप अब हीटर, ये ओवरलोड हीटर्स जो हैं वो तब तक सही नहीं लगते आपके सर्किट के अंदर अगर एक दफ़ा ट्रिप हो जाएं, जब तक इनका जो है टेम्परेचर वापस नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, और इनका टेम्परेचर तब नॉर्मल होता है, ज़ाहिर है इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि मोटर के अंदर जब तक मोटर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल नहीं होता तब तक इनका टेम्परेचर भी नॉर्मल नहीं होता। इनका टेम्परेचर मोटर के टेम्परेचर के हिसाब से ही
कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ओवरलोड हीटर्स का एक वो था, प्रोटेक्टिव डिवाइस थी, और ये भी यूज़ की जाती है। अब इसके बाद जो है एक स्पेशल पर्पस रिले हम यूज़ करते हैं, टाइम डिले रिलेज, या टाइमर्स जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती हैं इनको हम देख लेते हैं। रिलेज होती हैं बिल्कुल, और आपके पास जो कुछ सर्किट के इक्विपमेंट होता है, फॉर एग्जांपल मोटर की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपकी जो मोटर्स होती हैं वो जो हैं स्टार्ट होते वक्त जब वोल्टेज कम होती है तो वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। बहुत ज़्यादा करंट जो है उसकी वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। ठीक है, जो उनका नॉमिनल करंट होता है मोटर का, फॉर एग्जांपल अगर 1 एम्पेयर मोटर को ड्रॉ करना चाहिए तो स्टार्ट होते वक्त वो बहुत ज़्यादा 1 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। तो इस केस में क्या होता है कि उसको ज़्यादा करंट ड्रॉ करने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा डिले करके स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर उसको जो है 5 सेकंड में स्टार्ट होना है तो हम उसको थोड़ी सी ज़्यादा देर से स्टार्ट करते हैं ताकि करंट जो है वो लिमिटेड हो जाए, कम हो जाए। तो उसके लिए जो है टाइम डिले रिलीज होती हैं। अब ये जो टाइम डिले जो होता है वो हम डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं। हम इसको मैकेनिकली भी दे सकते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिकली भी दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, सम रिलेज आर कंस्ट्रक्टेड विद अ काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर mechanism attached to the armature which prevents immediate or full motion when the coil is either energized or de-energized। यानी कि रिलेज के अंदर जो है एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, जैसे ही हम उसको एनर्जाइज करते हैं तो फ़ौरन उसके कॉन्टेक्ट्स मेक या ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए जो है एक शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है उसके अंदर। दिस एडिशन गिव्स द रिले द प्रॉपर्टी ऑफ टाइम डिले एक्चुएशन। ठीक है, यानी टाइम के बाद वो एक्चुएट होता है, अपना स्टेटस चेंज करता है। टाइम डिले रिलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू डिले आर्मेचर मोशन ऑन कॉइल एनर्जाइजेशन और डिले डी एनर्जाइजेशन और बोथ। ठीक है, टाइम डिले रिलेज जो है उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आर्मेचर मोशन जो होता है, जो आर्मेचर मूव कर रहा होता है, उसको हम डिले करने के लिए टाइम डिले रिलेज यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, वो हम देखेंगे। अब वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से टाइमर्स जो हैं 4 तरह के होते हैं। मैकेनिकल टाइमर्स होते हैं, देन इलेक्ट्रिकल टाइमर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर टाइमर्स होते हैं। मैकेनिकल टाइमर्स कैसे टाइमर्स होते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग जो है उसको थोड़ा सा स्लोली या फिर जो है एक उसके अंदर पिस्टन का अरेंजमेंट लगा होता है, वो पिस्टन एक फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है। तो वो फ्लूइड क्या करता है, वो जो है रिले के जो आर्मेचर का मोशन है उसको स्लो करने के लिए यूज़ होता है मैकेनिकल टाइमर्स में। इलेक्ट्रिकल टाइमर्स कैसे टाइमर्स होते हैं, आप लोगों ने आरसी सर्किट्स पढ़े होंगे। आरसी सर्किट्स यानी रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट जो होता है वो टाइम डिले के लिए यूज़ होता है। ठीक है, या इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं जो रेजिस्टिव इंडक्टिव या आरएलसी या आरएल सर्किट्स जो होते हैं वो टाइम डिले के लिए यूज़ होते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद सर्किट को एनर्जाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल टाइमर्स वो टाइमर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है 555 टाइमर। 555 टाइमर को हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा आगे। तो वो जो है 555 टाइमर जो है यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की तरह यूज़ होता है। जो आपकी एलईडीज़ ब्लिंक कर रही होती हैं वो 555 टाइमर के थ्रू ही ब्लिंक कर रही होती हैं। कोई भी एलईडी ब्लिंकिंग सर्किट अगर कहीं आपने देखा होगा तो वो 555 टाइमर के थ्रू होता है। 555 टाइमर क्या करता है, उसको कुछ टाइम के लिए ऑन करता है, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की टाइप है। इसी तरह सॉफ्टवेयर टाइमर जो है, फाइनली सॉफ्टवेयर टाइमर कौन सा टाइमर होता है, आप लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, ऑर्डिनो के अंदर, ऑर्डिनोज वगैरह यूज़ किए होंगे। उसके अंदर आपने जो है टाइम डिले जो आप देते हैं वो सॉफ्टवेयर टाइमर की तरह यूज़ होता है। पीएलसी में भी हम टाइम डिलेज देते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर टाइमर्स वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है जो फोकस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होगा, लेकिन हम इसको अंदर से नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि टाइमर्स कितने टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स और टाइम डिले रिलेज कैन हैव कॉन्टेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। रिलेज होती हैं ये भी, ठीक है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इनके साथ कुछ
एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा होता है। बाकी बाहर से बिल्कुल रिले की तरह ही नज़र आती है। कॉन्टैक्ट होता है, किसका कॉयल होता है और दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। पहले टाइप है नॉर्मली ओपन टाइम्ड क्लोज कॉन्टैक्ट। इसको ऑन डिले टाइमर भी कहते हैं। यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट, जो दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं एक रिले में, एक नॉर्मली ओपन और एक जो है नॉर्मली क्लोज होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑन डिले का मतलब ये है कि ये टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये ऑन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है बटन प्रेस करता हूँ, एक बल्ब के साथ इस रिले को लगाता हूँ, ऑन डिले टाइमर को लगाता हूँ। तो वो ऑन डिले टाइमर क्या करेगा, उसके अंदर मैंने जितना भी टाइम दिया है, 10 सेकंड दिए हैं, तो वो क्या करेगा, मेरे बटन प्रेस करने से लेके 10 सेकंड के बाद जो है उस बल्ब को ऑन करेगा, जो उसके साथ कनेक्टेड है, उसके कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली एक जो है सेकंड जो है वो नॉर्मली ओपन टाइम्ड ओपन कॉन्टैक्ट है। इसको हम ऑफ डिले टाइमर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है एक मोटर स्टार्ट करनी है, उसको हमने 10 सेकंड ऑन रखना है और उसके बाद वो खुद ब खुद ऑफ हो जाए। तो ये अब इसमें क्या होगा, उसी तरह रिले होगी, वो एनर्जाइज होगी। जैसे ही 10 सेकंड शुरू में इनिशियली ऑन होगी, मोटर हमारी चलने लग जाएगी, और जो 10 सेकंड जैसे ही गुजरेंगे तो 10 सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाएंगे। फिर है नॉर्मली क्लोज्ड टाइम ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज्ड टाइम क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। ये जो है चार तरह के टाइमर्स हमारे पास होते हैं। आपने जो है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग देखी होगी कि उसमें क्या है कि थ्री फेज जो मोटर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इनिशियली उनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, और स्टार्ट होने के लिए, उसको स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए जब वो रेस्ट से जो है मोशन में आती हैं तो उनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो थ्री फेज़ वायरिंग में हम उनको ज़्यादा करंट किस तरह देते हैं, पहले हम उनको स्टार में कनेक्ट करते हैं, और फिर जो है जब वो कुछ स्पीड की परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 75% स्पीड अचीव कर लेती है मोटर, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये काम भी टाइमर्स के थ्रू होता है, और ये हम करेंगे यहाँ पे पीएलसी के थ्रू भी करेंगे और रिले टाइमर्स के थ्रू भी करेंगे। अब देखें नॉर्मली ओपन टाइम क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये क्या है, नॉर्मली ओपन टाइम क्लोज कॉन्टैक्ट का ये सिंबल है आपके सामने, आपको नज़र आ रहा है क्लोजेस। अब इसका 5 सेकंड का मतलब ये है कि क्लोजेस 5 सेकंड्स आफ्टर कॉयल एनर्जाइजेशन, यानी कि आपका जो कॉयल जब एनर्जाइज होगा तो उसके 5 सेकंड के बाद ये क्लोज होगा, जो इसके साथ सर्किट लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। एंड ओपन्स इमीडिएटली अपॉन कॉयल डी एनर्जाइजेशन। जैसे ही कॉयल आपकी डी एनर्जाइज हो जाएगी तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका नॉर्मली ओपन टाइम क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। हम टाइमिंग डायग्राम भी देखेंगे, पीएलसी में भी हम देखेंगे, और जब हम ये स्टार डेल्टा वाला करेंगे उसमें भी हम इसको बहुत देखेंगे कि क्या है कि आपके पास सबसे पहले ये कॉयल पावर आ रही है, जो नीचे वाली साइड है ये 0 वोल्ट को शो कर रही है, और ऊपर वाली जो है वो 5 वोल्ट को, या जो भी आपकी रेटेड वोल्टेज है कॉयल की, उसको शो कर रही है। अब इसमें क्या होता है कि कॉयल पावर आप जैसे ही यहाँ पे देते हैं कॉयल को, तो क्या होता है कि जो आपका कॉन्टैक्ट स्टेटस होता है, कॉन्टैक्ट स्टेटस का मतलब क्या है कि जो आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, अगर वो नॉर्मली क्लोज्ड हालत, जो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट होता है वो इनिशियली क्लोज्ड हालत में ही रहता है, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड गुजर जाते हैं वो जो है ओपन हो जाता है, और नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्मली क्लोज्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है इस केस में। इसी तरह नॉर्मली ओपन टाइम्ड ओपन कॉन्टैक्ट जो आपका होता है, ये क्या होता है, क्लोज इमीडिएटली अपॉन कॉयल एनर्जाइजेशन। जैसे ही आपकी कॉयल एनर्जाइज होती है ये उसी टाइम क्लोज हो जाती है, और 5 सेकंड के बाद ये जैसे ही कॉयल को डी एनर्जाइज करते हैं उसके 5 सेकंड के बाद ये वापस ओपन हो जाता है। यहाँ देख के
कॉइल डी एनर्जाइज होता है वो जो है ओपन हो जाता है। सिमिलरली आपका नॉर्मली क्लोज्ड टाइम्ड क्लोज्ड होता है, जैसे ही आप कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप कॉइल को डी एनर्जाइज करते हैं उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम स्टार डेल्टा वाला पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि ये कैसे होता है। अच्छा जी, यूजेज इसके देखते हैं। यूजेज क्या है? फ्लैशिंग लाइट कंट्रोल है, टाइम ऑन टाइम ऑफ। फॉर एग्जांपल आपकी जो फ्लैश लाइट्स होती हैं ऑन ऑफ हो रही होती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो टाइमर्स के थ्रू ही हो रही होती हैं। फिर जो है सेकंड है इंजन ऑटो स्टार्ट होता है, ऑटो स्टार्ट कंट्रोल होता है। आपका जो इंजन स्टार्ट हो रहा होता है किसी भी जनरेटर के साथ, जो इंजन लगा होता है उसको आप फ़ौरन नहीं स्टार्ट करना है। उसमें आप पहले चेक करते हैं कि आपके पंप्स जो हैं, जो आपके ऑयल को उसके अंदर सर्कुलेट करवा रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है। इसी तरह उसकी प्री लुब्रिकेशन अगर है, उसकी मतलब वो लुब्रिकेट हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, तो वो डिफरेंट सेंसर्स चेक करते हैं। अगर वो सही हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करके आप इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो वो भी टाइमर्स के थ्रू ही स्टार्ट होता है। थर्ड आपका यूज़ है फर्नेस सेफ्टी पर्च कंट्रोल। आपकी जो फर्नेस होती है, फर्नेस मतलब जो ईंटें बनाते हैं जिसके अंदर, तो उसके अंदर अगर कोई पर्च रहा है, पर्च का मतलब क्या है कि अगर कोई अनवांटेड मटेरियल यानी कोई ऐश, सबसे इसकी बेसिक एग्जांपल है कि ऐश चूँकि वो फ्लेमेबल नहीं होता, तो वो जो है क्या करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ फायर को अफेक्ट कर सकता है। तो जो आप अब उस ऐश को निकालने को पर्च कहते हैं, तो उसके लिए जो है टाइमर यूज़ होता है कि फर्नेस आपकी पहले जो है पर्च को हटाए निकाले, तो जैसे ही आपकी फर्नेस पर्च से क्लियर हो जाए तो फिर जो है आपका टाइमर ऑन करता है। इसी तरह मोटर सॉफ्ट स्टार्ट डिले कंट्रोल। सॉफ्ट स्टार्ट मैंने जैसे बताया कि करंट जो है ज़्यादा इनिशियली उसको मोटर को चाहिए होता है, तो वो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हैं मोटर के साथ। तो उस सॉफ्ट स्टार्टर के डिले को कंट्रोल करने के लिए हम टाइमर यूज़ करते हैं। फाइनली हमारे पास कन्वेयर बेल्ट सीक्वेंस डिले है। कन्वेयर बेल्ट्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं उसके सीक्वेंस को ऑन ऑफ करने के लिए, उसको सीक्वेंशियली ऑन ऑफ करने के लिए भी टाइमर यूज़ होता है। ठीक है, फाइनली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है लैचिंग ऑफ अ रिले, कि हम रिले को लैच कैसे करते हैं। लैच का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग जो लैच का है उसका मतलब है फंसाना, यानी कि ये जो है हमारे पास लैचिंग की जो है ये हमारे पास लैडर डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो पुश बटन हैं, एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज्ड है, और दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं विद अ रिले कॉइल। ठीक है, और रिले कॉइल का जो कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो एक सप्लाई के साथ, और दूसरा एंड उसका जो है वो स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान में कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सर्किट बेसिकली काम किस तरह से करते हैं कि जैसे ही आप स्टार्ट को प्रेस करते हैं तो आपका सर्किट ऑन हो जाता है, और मतलब आप ये पुश बटन है। पुश बटन में क्या होता है कि जब तक आपने पुश बटन को प्रेस रखा हुआ है तब तक आपका पुश बटन ऑन रहेगा, और जैसे ही आप आप जैसे ही अपने हाथ को छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, पुश बटन ऑफ हो जाएगा। तो आपका जो ये लैचिंग सर्किट होता है वो क्या करता है, वो मोटर को ऑन ही, वो कॉइल को एनर्जाइज ही रखता है, इवन आपने अगर उसको अपने हाथ को हटा भी दिया हो। तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कि कैसे करता है। इसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पुश टू मेक का मतलब स्टार्ट वाला जो है बटन है, और पुश टू ब्रेक का मतलब स्टॉप वाला बटन है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे ही आप ये पुश टू मेक वाले बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, करंट जैसे ही फ्लो होगा तो ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज़ हो जाएगा। जब ये क्लोज़ हो जाएगा, अगर अब आप हाथ हटा लेंगे, आपने जैसे ही इसका हाथ हटा दिया तो ये वाला सर्किट तो ब्रेक हो गया, यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब इनिशियली जब आपने इसको
नहीं लगाया हुआ था, तो क्या था कि ये वाला जो कॉन्टैक्ट है आपका रिले का, ये क्लोज नहीं हुआ हुआ था, तो उसकी वजह से इसको सप्लाई नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इसको मेक किया तो ये कॉन्टैक्ट आपका क्लोज हो गया रिले का। जैसे ही ये क्लोज हुआ तो इसको एक ऑल्टरनेट पाथ मिल गया करंट के फ्लो करने के लिए, यानी करंट जो है अब यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो करके वापस इसको एनर्जाइज ही रखेगा। ठीक है, कब तक एनर्जाइज? सर नजर नहीं आ रहा, आप जो मार्क कर रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा। नजर नहीं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये लैचिंग ऑफ अ रिले, इसको हम देखते हैं कि इसकी जो लैडर डायग्राम है लैचिंग की, वो जो है ये है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। चूँकि ये इसलिए यूज़ होती है कि लैचिंग वाला जो सर्किट है वो उसकी वजह से हमें नॉर्मली ओपन स्विच, हम एक ही टाइप का स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास दो पुश बटन्स हैं, एक नॉर्मली ओपन पुश बटन है और एक नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन है। ठीक है, ये वाला मैंने जो है ऑन के लिए रख लिया। पहला वाला जो पुश बटन है वो नॉर्मली ओपन है, NO कर देते हैं इसको, और जो सेकंड वाला है वो नॉर्मली क्लोज्ड है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है और ये जाके जो है कनेक्टेड है एक रिले के कॉइल के साथ, R हम इसको कह देते हैं, R के साथ ये कनेक्टेड है। अब ये जो रिले कॉइल का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो कनेक्ट हो रहा है इन दोनों के दरमियान में, ये R है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले इनिशियली क्या हो रहा है कि ये जो है फेज़ है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, फेज़ न्यूट्रल, या आप इसको जो है पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इनिशियली ये वाला स्विच जो है ये ऑफ है। ठीक है, इसको आपने प्रेस नहीं किया हुआ, जब आपने इसको, और यहाँ पे ये भी आपने प्रेस नहीं किया हुआ और ये वैसे ही नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी आपकी रिले जो है वो ऑफ है इस टाइम पे। जैसे ही आपने इसको प्रेस किया तो क्या होगा, एक पाथ बन जाएगा करंट का और करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, करंट की जो है डायरेक्शन ये होगी। जैसे ही आपने इसको प्रेस किया, करंट जैसे ही फ्लो करना शुरू होगा तो क्या होगा, रिले एनर्जाइज हो जाएगी। जब रिले एनर्जाइज हो जाएगी तो इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्लोज हो जाएगा, अब क्या होगा, अब आप ये अब आपने इसको फॉर एग्जांपल आपने ये वापस छोड़ दिया इसको, इस कॉन्टैक्ट को, नॉर्मली ओपन वाले को वापस छोड़ दिया, लेकिन रिले अब भी एनर्जाइज रही। अब रिले क्यों एनर्जाइज रही, क्योंकि जैसे ही आपने इसको प्रेस किया था तो ये कॉन्टैक्ट मेक हो गया था। अब करंट के पास दो पाथ्स हैं, जब तक आपने इसको पकड़ा हुआ है तो एक पाथ ये है जैसे, और एक पाथ, दूसरा पाथ इसके मेक होने की वजह से, इसके क्लोज होने की वजह से इस कॉन्टैक्ट के एक पाथ ये बन जाएगा। ठीक है, दो पाथ्स बन रहे हैं। आपने जैसे ही इस कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया, अब करंट के पास ये वाला पाथ नहीं है, लेकिन ये चूँकि क्लोज हुआ हुआ था, पहले से ही क्लोज हुआ हुआ था, तो उसकी वजह से रिले एनर्जाइज रहेगी। जब रिले एनर्जाइज रहेगी तो क्या होगा कि उसका जो ये वाला जो कॉइल है ये क्लोज हालत में ही रहेगा। ठीक है, आपने बेशक आपने इसको अगर छोड़ भी दिया तब भी ये क्लोज हालत में रहेगा, और ये कब तक क्लोज हालत में रहेगा, जब तक आपने जो है ये नॉर्मली क्लोज बटन से इस कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं किया। जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि करंट के पास चूँकि अब एक ही पाथ है, ये वाला आपने जो पुश बटन है उसको छोड़ा हुआ है,
करंट के पास एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए, तो करंट जो है यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट जो है फिर यहाँ से फ्लो करना बंद कर देगा। इसको मैं RLC में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास जो है दो पुश बटन्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज्ड है, और ये आगे जाके कनेक्ट हो रहे हैं एक रिले के कॉइल के साथ। ठीक है, ये आपका फेज़ आ गया और ये एंड आपका न्यूट्रल आ गया। ठीक है, रिले के पास दो कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट्स ये आ गए। अब क्या हुआ कि ये मैंने बिल्कुल इसी तरह बना दिया। अब ये जो रिले का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इसका एक एंड तो सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, तो मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और जो दूसरा एंड है वो कहाँ कनेक्टेड है, वो इन दोनों के दरम्यान में कनेक्टेड है, नॉर्मली ओपन वाला। ठीक है, तो क्या होगा, वहीं ये वाला जो है स्टार्ट के लिए है, ठीक है, और ये स्टॉप के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सर्किट मेक हो जाएगा, करंट यहाँ से फेस टू न्यूट्रल फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू होगा तो ये कॉइल जो है यहाँ पे आके टच हो जाएगा और मेक हो जाएगा। जब ये टच हो जाएगा, अब आपने इसको वापस छोड़ दिया इस कॉन्टैक्ट को। अब आपने कॉन्टैक्ट को छोड़ा, लेकिन रिले एनर्जाइज ही रही। रिले क्यों एनर्जाइज रही, क्योंकि रिले को जो है एक ऑल्टरनेट पाथ मिल रहा है करंट का। जैसे ये नॉर्मली क्लोज हुआ था तो करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यहाँ से यूँ फ्लो करेगा, यूँ फ्लो करेगा, और फिर चूँकि ये मेक हुआ हुआ है तो यहाँ से आके यहाँ से फ्लो करता हुआ, अब ये नॉर्मली क्लोज्ड है स्टॉप वाला, तो ये यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपका सर्किट ऑन ही रहेगा, और ये सर्किट कब तक ऑन रहेगा, जब तक आप जो है इसको स्टॉप वाले बटन को प्रेस नहीं कर देते। ठीक है, इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लें मुझसे। नो सर। ठीक है, समझ आ गया ना, क्लियर है। तो इसको प्रोटियस में मैंने ट्राई किया था, लेकिन प्रोटियस में क्योंकि नॉर्मली क्लोज्ड कांटेक्ट नहीं होता, तो इसलिए प्रोटियस में सही तरह से सिमुलेट नहीं हुआ। मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, तो प्रोटियस में जो है इसको मैंने बना लिया। यहाँ पे मैं इसको आपको यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, और इंडिकेशन के लिए हम यहाँ पे एक LED भी लगा लेते हैं। अच्छा, अब देखें इस टाइम पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो है इसमें प्रोटियस में नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पे एक स्विच लिया और उसको मैंने क्लोज कर दिया।
ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे क्यों ये लिया। वैसे यहाँ पे भी पुश बटन ही यूज़ होता है, पीएलसी के अंदर भी पुश बटन ही यूज़ होगा यहाँ पे। तो अब क्या है, मैं जैसे ही इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये आपका नॉर्मली ओपन पुश बटन है और दूसरा आपका नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन है। अब मैंने जैसे ही इसको, वैसे मैं इसको अगर प्रेस करूं तो जब तक मैं इसको प्रेस रखूंगा तब तक ये रिले ऑपरेट रहेगी, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो रिले वापस जो है ऑफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको प्रेस करता हूँ तो रिले ऑन हो गई, ठीक है, और मैंने इसको वापस छोड़ा हुआ है लेकिन अभी भी रिले ऑन है। क्यों? क्योंकि उसको अल्टरनेट पाथ मिला हुआ है यहाँ से करंट फ्लो का। अब ये कब तक होगा, मैं इसको बार बार भी प्रेस करूँ तो ये कोई फ़र्क नहीं रहेगा इसका स्टार्ट वाले का, लेकिन मैं जैसे ही स्टॉप वाले को ऑफ़ करूँगा तो ये जो है आपका सर्किट वापस जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास लैचिंग जो है इसलिए यूज़ होती है। बड़ी मोटर जितनी होती हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसमें भी इसी तरह होता है कि आपके जो पुश बटन्स होते हैं, दोनों पुश बटन्स एक को आप प्रेस करते हैं, वो इवन दो पुश बटन होता है लेकिन आपका सर्किट चल रहा होता है फिर भी, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं फिर भी वो चल रही होती है। तो ये जो लैचिंग जो है इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। लैचिंग अगर आप लोग को समझ आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मोटर कंट्रोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर लैचिंग से रिलेटेड कोई भी किसी को इशू है तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है।